इनफैक्ट अनिल जी, दो स्टॉक्स है मेरे पास। एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल है जो फर्टिलाइजर और एग्री स्पेस में एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स 22 के लिए रिकॉर्ड किए, करीबन 1500 करोड़ का प्रॉफिट, 29 करोड़ के इक्विटी पे इन्होंने रिकॉर्ड किया है। बिजनेस कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है और जिस प्रकार का अभी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और यूरिया का डिमांड हो चुका है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी बनाई है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल दैट इज FY23 में कम से कम 62-63 रुपए की अर्निंग आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इस स्पेस में अभी भी काफी अपसाइड जगह है। स्टॉक 930 में चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई टाइम फ्रेम रखता है तो करीबन 1150 का एक टारगेट प्राइस मिलेगा। और दूसरी कंपनी जो गैस स्पेस में है, इंद्रप्रस्थ गैस, इन्होंने पिछले 1-2 दिन पहले गैस CNG के प्राइसेस वापस बढ़ाए। हमें लगता है कि जिस प्रकार से अभी ग्रीन शूट्स ऑटो सेक्टर में दिख रहे हैं, प्लस क्रूड के प्राइसेस $110 के पास हुए, तो CNG एक ऐसा स्पेस है जो आगे चल के बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेगा। हालांकि अभी गैस के प्राइसेस जो इनपुट प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कंपनी काफी वेल पोजीशनड है नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे 450 का टारगेट प्राइस इंद्रप्रस्थ गैस के लिए मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा निवेश किया जा सकता है। ओके, 425 के टारगेट के लिए IGL इंद्रप्रस्थ गैस में करें खरीदारी। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी अब वायदा कारोबार का शेयर, दोनों ही FNO स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई आज के लिए। अविनाश जी, प्रिकॉल पर भी और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। अनिल जी, पहले तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमको लग रहा है कि अच्छी तेजी देखने का समय आ गया है, क्योंकि एक तो ऑटो सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बात, जो कल स्टील के पॉलिसी में गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की है, इससे लगता है कि डोमेस्टिक स्टील के प्राइसेस में कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग आ रही है। हमने देखा है कि कमोडिटी प्लेयर्स जैसे सेल हो गया, उसके बाद टाटा स्टील हो गया, यहाँ पे बिकवाली हुई थी क्योंकि लोगों को एनालिस्ट को लगता है कि प्राइसिंग पावर अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो ऑटो कंपोनेंट्स में सुंदरम फास्टनर्स है, मदरसन सुमी है, भारत फौज है, तो ये स्टॉक्स पे जरूर नजर रखिए। और रही बात प्रिकॉल की, तो डेफिनेटली नंबर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे तो काफी अच्छे थे, लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर हम देखें तो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमको लग रहा है कि शायद जो भी बेनिफिट कमोडिटी प्राइसेस का मिलेगा वो प्रिकॉल को शायद पहले क्वार्टर ऑफ FY23 में मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मैं समझता हूँ इनफैक्ट करंट लेवल से भी अगर कोई लेता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है प्रिकॉल, इस पर आपको रखनी है नजर। सेल, इसके आए थे नतीजे, कमजोर नतीजों का अनुमान था, कमजोर ही नतीजे आए, बट अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं, तो उतने खराब नहीं थे जितना शायद इनिशियली यहां पर व्यू था। ऑफ कोर्स कल तो खबर के दम पर भी एक गिरा था। सेल, अविनाश जी, इस पर कोई राय? आधा हो गया अपने रिसेंट हाई से सर। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए मेटल साइकिल अभी ऐसे सिचुएशन पे पहुंची है कि जहां पे इंक्रीमेंटल प्राइसिंग पावर नहीं है। हमने काफी स्टील कंपनी से बात भी की है, इन्होंने कहा है कि राइजिंग इन्फ्लेशन से उनका भी सेक्टर पे डिमांड पे इफेक्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं इनपुट प्राइसेस तो वहीं पे रहे हैं, लेकिन प्राइसिंग पावर अगर निकल जाती है, कीमतें अगर बढ़ाने का कैपेसिटी कंपनीज के पास रहती नहीं, तो इसमें गिरावट भी बहुत तेजी से आएगी। तो मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल दीपांशु, अगर किसी के पास सेल है तो उसको बेचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और थोड़ी भारी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से स्टील में शायद अगला 1 या 2 क्वार्टर्स बहुत ही खराब आने की अपेक्षा है। कहा कि एट्रिशन लेवल जो 31% है वो भी काफी हाई है और मुझे लग रहा है कि कंपनी डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लार्जली इम्पैक्टेड हो चुकी है। अगर नतीजे भी देखें तो नतीजे मोर और लेस इन लाइन है, कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर आया नहीं है। बट ये जो बायबैक की प्राइस कंपनी ने अनाउंस की है, करीबन 380 करोड़ का बायबैक है, करीबन 500 रुपए में ये शेयर्स बायबैक करेगी, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को थोड़ी बहुत अपसाइड देगा। बट लॉन्गर टर्म के लिए एट्रिशन का लेवल नीचे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद मार्जिन्स अच्छे होंगे और मार्केट इसी बात को डेफिनेटली देखेगी। तो मेरे ख्याल से आज जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वहां पे देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक स्पेशली एट्रिशन को लेके, ऑर्डर बुक को लेके कैसे आती है। बट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी प्योरली बायबैक के लिए मत करिए, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मार्जिन्स इंप्रूवमेंट सिर्फ एट्रिशन से ही होगा और ऑब्वियसली ऑर्डर बुक कैसे बढ़ेगी वो भी देखना पड़ेगा। अनिल जी, नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग आ गए रुपा के, अगर हम डॉलर इंडस्ट्रीज को कंपेयर करें, क्योंकि ये इनका नियरेस्ट पीयर कंपेरेबल कंपनी है। पहली बात तो जो डिसअपॉइंटमेंट आई है, जैसे वरिंदर ने भी कहा कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत डीली आई है, रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअली फ्लैट हो चुकी है और इनके रॉ मटेरियल के खर्चे काफी बढ़े हैं। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मार्जिन या कामकाजी मुनाफा है वो भी थोड़ा कमजोर हो चुका है और प्रॉफिट 18-19% गिरा है। आज कंपनी की कमेंट्री हमको पता लगेगा, इनका कॉन्फ्रेंस कॉल 9 बजे है,
तो इसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या मैटर हुआ है, क्योंकि अगर डॉलर इंडस्ट्रीज अच्छा कमा सकती है वही इंडस्ट्री में, तो इनको क्या दिक्कत हुई थी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक सिग्निफिकेंटली गिरता है रिजल्ट्स के बाद, तो डेफिनेटली थोड़ा सा निवेश करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये वन ऑफ होगा तो अगले आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली ग्रोथ रिज्यूम होगा, और ये सारे B2C वाले कंपनीज है जहां पे इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल सकती है। तो जिनके पास है होल्ड करें, आगे मेरे ख्याल से रिजल्ट्स की कमेंट्री आने के बाद हम एक डिसाइड करेंगे कि इसमें निवेश करना है कि जो इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो करीबन 44 पेजेस का है, और ये सब देखने के बाद जो सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट आंकड़े होते हैं जो सब रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, वो पहले तो उनका कामकाजी रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो मुझे लग रहा है कि देखिए रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन उतनी ही तेजी से कामकाजी लॉस हो गया, यानी ऑपरेटिंग लॉस उतनी ही तेजी से बढ़ा है, और अगर हम नेट लॉस की बात करें तो वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। तो क्या हम समझ रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने से कुछ हो नहीं रहा है, इनका कॉस्ट कंट्रोल पे अभी भी इतना बड़ा फोकस नहीं है, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स अभी ब्लिंकिट में किए हैं, काफी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में आगे करेंगे, मेरे ख्याल से ये स्टॉक में कोई अर्निंग ट्रिगर एटलीस्ट आने वाले नियर टर्म में दिखता नहीं है। आज कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो ये बातें मेरे ख्याल से सारे एनालिस्ट डिस्कस तो जरूर करेंगे, बट कामकाजी मुनाफा कब आएगा ये सबसे बड़ी बात है, और तब तक ये शेयर मेरे ख्याल से निवेशकों को खरीदना नहीं चाहिए। इस बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ जरूर है, लेकिन जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, मेरे ख्याल से ये नतीजे जब काफी बड़े लॉस कंपनी ने दिखा है, तो इससे मुझे नहीं लग रहा है कि शेयर में कोई बड़ी बढ़त आपको आज के सत्र में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट शेयर वही का वही रहेगा, कमेंट्री आने के बाद शायद थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि शेयर सिग्निफिकेंटली अपने IPO प्राइस से भी क्रॉस करे। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है वहां पे एक बात तो क्लियर है कि मार्जिन प्रेशर बहुत सिग्निफिकेंटली होने वाला है। जैसे हमने डॉक्टर पाथ लैब्स के नंबर्स देखे थे, यहाँ पे भी शायद ऐसे ही नंबर्स आने की अपेक्षा रहेगी। यहाँ पे ओनली इंटरेस्ट ये है कि अभी Amazon और दूसरे ऑनलाइन कंपनीज इक्विटी स्टेक खरीदने की बातें चल रही है, तो मेरे ख्याल से कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आएगी पोस्ट द कॉल, ये डेवलपमेंट सुनने के लिए मार्केट्स काफी उत्साहित रहेगी, क्योंकि मार्केट बड़ा है लेकिन मार्जिन प्रेशर कंटिन्यूसली रहेगा। तो मेरे ख्याल से नतीजे आने दीजिए, उसके बाद वी कैन टेक अ व्यू। आप तो करो। नहीं, अनिल जी देखिए, आप काफी लोगों की पेन पॉइंट पे हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि LIC ने लिस्टिंग पे सबको डिसअपॉइंट कर दिया। बट मुझे लग रहा है कि देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो पेरेंट कंपनी है वो LIC है, तो LIC हाउसिंग अगर बढ़ती है तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा रबाव इफेक्ट पेरेंट को भी मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से लोगों को अभी कंप्लीटली होप LIC में छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए ये स्लो मूवर जरूर है, लेकिन जिस प्रकार के इनके फाइनेंशियल्स है, हमने सुना है कि 15 जून को शायद इनकी बोर्ड मीटिंग है, तो एटलीस्ट एक जो कैरेट आने वाला है वो बहुत ही दमदार और बढ़िया डिविडेंड आएगा। तो मेरे ख्याल से उसके बाद देखेंगे LIC का क्या ग्रोथ कमेंट्री है, मैनेजमेंट क्या आउटलुक शेयर करती है, तो तब तक मेरे ख्याल से शेयर में एक स्लो मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली LIC में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हम समझते हैं जिनको पैसा लगाना है और जो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, उनको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा विकल्प है। नहीं, इनफैक्ट पंचू मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो काफी स्ट्रांग थे, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, स्पेशली उनकी जो काकीनाडा जो एक्सपेंशन को लेके वहां पे डिले हो चुका है, तो ये डिले मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो शायद इसी कारण से थोड़ी सी बिकवाली हो रही थी। देखिए इस कंपनी की अगर हम कैश पोजीशन देखें, बैलेंस शीट का साइज देखें, प्लस जिस प्रकार की ऑर्डर बुक देखें, तो मुझे लग रहा है ये एक मार्केट लीडर है क्रैम्स में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ने शायद ओवरली पेसिमिस्टिक होकर इसको काफी बुरी तरह से पिटाया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स डेफिनेटली इसको वैल्यूएशन लॉन्गर टर्म एवरेजेस से देगी, और मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी खराब परफॉर्मेंस कल थी। ये काकीनाडा का जो डिले हुआ है वो डेफिनेटली मार्केट्स को अच्छा नहीं लगा रहा है, बट डेफिनेटली अगर किसी को निवेश करना है या मेरे ख्याल से अगर साल 1.5 साल का नजरिया लेना है, तो मेरे ख्याल से ये कमजोरी में थोड़ा सा एक्यूमुलेट जरूर करिए, क्योंकि बाउंस बैक भी इतना ही शार्प होगा। मेरे ख्याल से जब सेलिंग खत्म हो जाएगी तभी ऑब्वियसली बाउंस बैक विल ऑल्सो बी इक्वली भी शार्प। इनफैक्ट अनिल जी आपका पॉइंट बराबर है कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग अभी कम हो चुकी है, और ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास वो एडवांटेज है। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए बैंक्स के लिए ये गोल्ड फाइनेंस कोर बिजनेस नहीं है, उनका एकमात्र बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने भी मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट से बात की थी, तभी उन्होंने कहा था कि हाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट साइज ऑफ कोर्स बड़ा है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर रहेगा। बट सबसे बड़ी बात जो इनके लिए जो डिफरेंशिएटिंग है वो इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है, कितना जल्दी ये पैसा देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके लिए 100% कोर बिजनेस गोल्ड फाइनेंस का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ये देखना चाहेगा कि मैनेजमेंट इस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है,
क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव हेडविंड्स बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। जैसे कुशल ने भी कहा कि भारत पे अभी आ रहा है, प्लस बाकी पीएसयू बैंक भी इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो मार्केट बहुत बड़ा है, काफी प्रॉफिटेबल है। लेकिन मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम को देखना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटिशन को किस प्रकार से चैलेंज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फंडिंग उनको भी शायद कम करनी पड़ेगी और रेट्स और कम करने पड़ेंगे, तो ही वो बेसिकली मार्केट में अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। तो नियर टर्म के लिए तो चैलेंजेस जरूर रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी देखिए, एबी फैशन के जो अभी चौथे तिमाही के रिजल्ट्स भी जो आए थे वो काफी अच्छे थे। मार्जिन इंप्रूवमेंट था, टॉप लाइन इंप्रूवमेंट थी, और ये जो निवेश आएगा ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टॉक के सेंटिमेंट को बूस्ट अप करना चाहिए। जीआईसी एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने अगर 2200 करोड़ डाले हैं तो वो डेफिनेटली कम से कम लंबी अवधि के लिए ही इसमें निवेश किया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि क्रेडिबल इन्वेस्टर इनके बोर्ड पे आया है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे कहीं स्टॉक में अच्छी रीरेटिंग होगी। आने वाला साल तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और मेरे ख्याल से रिटेल जो स्पेस है जहाँ पे ब्रांडेड गारमेंट्स पे इन्होंने काफी बड़ा नाम किया है, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। अगर किसी को 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो इवन करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, और मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स को इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओके, इन्वेस्टर्स मिस ना करें, इस भाव में काफी अच्छा माना जाएगा एबी फैशन। ये है राय आपके लिए अविनाश जी की तरफ से आती हुई बड़ी डील आती हुई दिख रही है। अविनाश जी चलिए 10 की कमी की शुरुआत भी आप ही कीजिए, बताएं सर। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और जिस कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। ये कंट्री की दूसरी बड़ी लुब्रिकेंट कंपनी है, और हाल ही में कंपनी ने उनके FY22 के नतीजे डिक्लेयर किए। बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स Q4 में देखे थे, करीबन 35% टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, करीबन 63 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने चौथी तिमाही में किया है। पूरे साल की बात करें तो कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, 2 रुपए के फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड पे आउट्स इस कंपनी का बहुत बेहतरीन है। आगे कमेंट्री भी जो है वो काफी अच्छी थी। कल कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल थी, तो हमको लग रहा है कि नॉट ओनली ऑपरेटिंग मार्जिन, टॉप लाइन ग्रोथ, बट ऐसे बाजार में जब क्रूड इतना एक्सपेंसिव हो चुका है फिर भी इन्होंने नतीजे बहुत अच्छे दिखाए। तो मेरा मानना है कि अगले 6 से 12 महीने में होपफुली अगर रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होती है, क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ से वैल्यूएशंस बहुत सस्ते। इस साल कंपनी ने करीबन 40 रुपए की अर्निंग की है, अगले साल 48 रुपए की अर्निंग आने का हमारा अनुमान है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर करीबन 10 के भी पी पे मिल नहीं रहा है, करीबन 8 या 9 के मल्टीपल पे मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेइंग ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, तो इसको डेफिनेटली खरीद लीजिए। हमको लग रहा है कि 500 सवा 500 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। और जैसे जैसे ऑटो सेक्टर चलेगा, जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस थोड़े नरम होंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी।